हेलो। आज मैं बात करने वाली हूँ भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए, और मैंने सजेशन दिया भी है कि आप संविधान का जो पहला पन्ना है जिसे उद्देशिका कहा जाता है, और इसको प्रस्तावना के तौर पे भी आप ले सकते हो, इसको हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी उद्देशिका के आधार पर जितने भी संविधान के अनुच्छेद हैं, जितने भी संशोधन है या जितनी भी अनुसूचियां या जितने भी सूचियां बनी हुई हैं, वो सारी चीजें पूरी डिटेल में दी गई है। इसलिए संविधान की उद्देशिका को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसी उद्देशिका को लेकर ही कुछ उनके बारीकियों को जो मेंशन की गई है शब्दों को, उसी के बारे में आज बताने वाली हूँ कि इसकी प्रस्तावना को, संविधान की उद्देशिका को क्यों बनाया गया, कितनी जरूरी है, कितना अहमियत रखता है संविधान के संशोधन के पूरे प्रारूप को एक तरह से डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो उद्देशिका सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी को लेकर मैं आगे चलती हूँ। पूरे प्रोसीजर जानते हैं, पूरे उसके प्रारूप जानते हैं कि कैसे इसको बनाने का, इनको डिजाइन करने का एक तरह से जो निर्णय हुआ था उस पर चलते हैं। ठीक, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कहा गया था कि ये एक तरह की बॉडी है लोकतंत्र की, और इसके जो उद्देशिका है, जिसे प्रस्तावना भी आप कह सकते हो, उसको बताया गया था संविधान चूंकि बॉडी है, और उस बॉडी की जो सोल होगी, जो आत्मा होगी, उसे उद्देशिका को बताया गया है। संविधान एक तरह का शरीर है और उसकी आत्मा उद्देशिका में बसती है, इसलिए ये दोनों परस्पर आपसे इतनी मजबूत है और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और उद्देशिका में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और पार्लियामेंट का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इनमें से किसी भी चीजों को ना तो वो बदल सकती है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और संसद, ना ही इसमें कुछ बदल सकती है। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स होंगे इसके वास्तविक स्वरूप को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसके अनुरूप अगर कुछ जोड़ना चाहे तो संशोधन के द्वारा जोड़ा जा सकता है, जो बहुत सारी चीजें जुड़ती जाती है। सब जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो काफी बढ़ चुके हैं अमेंडमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो उद्देशिका को हम बहुत डीपली तरीके से स्टडी करने वाले हैं, फिर मैं इसको अच्छे से बताने वाली हूँ कि लास्ट में इसका किस तरह से यूज होता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका प्रस्तावना के कुछ इतिहास के बारे में चलते हैं। जब इसे बनाया गया था, सबसे पहले संविधान बनने से पहले भी संविधान थे, लेकिन वो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे, उनके अनुसार जो भारत की लोक प्रणाली और लोकतंत्र चल रही थी। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसमें क्या फर्क था, इसे थोपा जाता था, जबरदस्ती इसपे लोगों को, जनता को और इन्वॉल्व किया जाता था। लेकिन भारतीय संविधान में क्या है, इसे अंगीकृत किया गया है लोगों के निर्वाचित तो बहुमत के द्वारा। लोगों ने स्वीकार किया, इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया, और सबकी मत थी कि भारत का संविधान आना चाहिए। इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से काफी बड़ी भी संविधान भी है और काफी लचीली भी है, कहीं कहीं पे ये बहुत कठोर भी है। तो बस हमारे भारत के संविधान को हम जो एक प्रारूप है, जो उसकी उद्देशिका है, उसकी प्रस्तावना है, उसके बारे में डीपली कुछ उसके इतिहास को लेकर, उसके वर्तमान को लेकर हम चलते हैं। ठीक, तो उद्देशिका को बनाने की मंशा सबसे पहले आई थी महात्मा गांधी जी के दिमाग में। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा था कि संविधान सभा का हम गठन कर सकते हैं। उनका यह भी मानना था कि जो स्वराज है, जिसको कहा जाता है स्वयं के द्वारा राज्य करना, लोकतंत्र क्या है, स्वयं के द्वारा राज्य करती है, इसलिए उसको स्वराज कहा जाता है। और उन्होंने कहा था स्वराज शब्द ब्रिटिशों के द्वारा दी गई नहीं है, वो हमारा है, तो हमको इसको लेकर ही एक निर्णय लेना होगा और भारत में एक संविधान को निर्मित करना होगा, इसे बनाना होगा। इसलिए संविधान सभा का इन्होंने एक योजना बनाई, जिसमें से 299 सदस्य थे, और इन्हीं सदस्यों ने जो भी लंबे एक प्रक्रिया चली संविधान को बनाने के लिए, वो चलते गए। और उसके बाद पंडित नेहरू जी ने सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में क्या किया था, संविधान सभा की 5वीं बैठक में इन्होंने संविधान के प्रस्ताव के नाम पर एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान निर्माण करने के लिए। एक तरह का इसको भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा पत्र भी कहा था नेहरू जी ने। ठीक है, संविधान सभा में। फिर सभा में देखिए, सभा में जब भी कुछ चीजें आती है तो राय मशवरा ली जाती है, वाद विवाद होते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर हुआ। वाद विवाद होने के बावजूद भी 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, 30 मई 1947 में बेनेगल नरसिंह राव द्वारा संघ संविधान में हम भारत के लोग जो शब्द हैं, जब हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं हम भारत के लोग, तो
इसे हम भारत के लोगों को सबसे पहले 1947 जो कि 30 मई 1947 को बेनेगल नरसिंह राव जी ने जोड़ा था। इन्होंने ये शब्द को रखने की मांग की थी। उसके बाद 3 जून 1947 को कैबिनेट मिशन के तहत भारत में विभाजन का होना तय हो गया था। आगे चल के 8 जून को इसी संविधान सभा में प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने की मांग भी रखी गई, क्योंकि विभाजन की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में कुछ चीजें योजना के विपरीत थी, तो इसमें संशोधन करने की मांग की गई थी। 8 जून को संशोधन को मांग की गई। 3 जून के बाद 5 दिन का समय लगा इनको विचार करने में कि इस पे संशोधन करनी चाहिए। 18 जुलाई 1947 को संविधान सभा में नेहरू जी ने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव में आखिर आ गई। बहुत उतार चढ़ाव के बाद, बहुत ही चुनौतियों के बाद जब संविधान सभा को स्वीकार किया गया तो एक मनोबल बढ़ता गया, और जो भी विभाजन के बाद की स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। इसके बावजूद भी संविधान के काम को रोका नहीं गया। इसे आगे के लिए संशोधन करके जरूर बनाने की प्रक्रिया जारी रही, और उन्होंने कहा था कि आखिर उद्देश्य प्रस्ताव में आ ही गई। उसके बाद इसको स्वीकृति मिली थी 28 नवंबर को। ठीक है, जो इसका मूल स्वरूप है, उद्देशिका का मूल जो स्वरूप है वो 28 नवंबर को मिला था। ठीक है, इसका मूल स्वरूप जो कहा जाता है। ठीक, भारत के जो संविधान की उद्देशिका है उसे स्वीकृति मिली थी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसे संविधान की कुंजी भी कही जाती है, और उद्देशिका प्रस्तावना को अमेरिका से प्रभावित होकर इसे ली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का भी कहना है कि ये एक तरह की कुंजी है, जिसे संविधान के रचनाकार कुंजी के रूप में स्पष्ट किया गया था। ठीक, जिस रचनाकार का मतलब संशय ये है कि जो भी आधारभूत आदर्श होंगे, आस्था होंगे, प्रेरणाओं को वाणी देने का प्रयास है, इसलिए इसे एक रचनाकार, ठीक है, संविधान के रचनाकार की कुंजी कही गई है, जिसे पूरे संविधान की एक निचोड़ है, जो जोड़ है आपस में, वो सब समाहित है। ठीक है, भारत के संविधान के उद्देशिका में जो भी चीजें मेंशन है, जो भी चीजें जोड़ी गई थी, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राष्ट्र की एकता को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। मतलब इन तीनों को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और राष्ट्र की एकता को संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया 1976 में। कौन से संशोधन? 42वें संविधान के संशोधन से। ठीक है, और इसमें क्या क्या जोड़ा गया? इसके अंतिम अंश में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को भी 1976 के संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसके जो प्रथम स्थान पे जिसे रखा गया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय को, ये तीनों जो प्रमुख होते हैं किसी भी समाज के लिए, तो इसे समाजवाद के अंतर्गत भी रखा गया था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय को जोड़ा गया था, पहले स्थान पे रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्म और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता आदि को भी जोड़ा गया था। इसे फ्रांस, रूस और अमेरिका से प्रभावित होकर लिया गया था। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न है जो कि आयरलैंड से रिलेटेड है, उसी से जुड़ा हुआ है। इसके आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत इसे रखा गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को। ये प्रभुत्व संपन्न को डिटेल में हम समझेंगे, सबको डिटेल में समझने वाले हैं। जरा मैं इसको क्लियर करती हूँ। मैंने बताया आपको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत चीजों को जो जोड़ा गया वो उनका मतलब हमने समझा। थोड़ा डिटेल में हमें उसका नाम समझना है, और मैंने बता दिया कि कैसे कैसे किस के अंतर्गत किस स्थिति में उसे रखा गया, प्रथम अंश में या प्रथम स्थान पे किस तरह से रखा गया था। अब उसका एक मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग कैसे और किस अनुच्छेद के तहत इसे रखा गया है, छोटे छोटे डिटेल में हम देखेंगे। हम भारत के लोग, मैंने आपको बताया था कि जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, जो 5वीं संविधान सभा की बैठक हुई थी नेहरू जी के द्वारा,
संविधान बनाने की जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था, उसके बाद बेनेगल जी ने जो हम भारत के लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो वहां से शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग सबसे पहले उद्देशिका में मेंशन है, लिखा गया है। तो हम भारत के लोग मतलब क्या है इसका? संपूर्ण भारत से, ठीक है। हम भारत के लोग संपूर्ण भारत से, इसका मीनिंग होगा जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उन्होंने लिखा है संयुक्त भारत के लोग, तो भारत के जो संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर ही इसकी उद्देशिका में हम भारत के लोगों को समाहित किया है, ठीक। सेकंड, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको मैं लिख देती हूँ किस स्टेट से, किस कंट्री से लिया गया है, यूएस से, ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मीनिंग होता है आंतरिक प्रभुता और या बाहरी प्रभुता से, ठीक है। कहां से लिया गया इसे? हिंदी में लिखती चलती हूँ, आयरलैंड से, ठीक है। ये आयरलैंड के संविधान के 5वें अनुच्छेद से लिया गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका मतलब होता है आंतरिक प्रभुता और बाह्य प्रभुता, ठीक है। प्रभुता का एक तरह से मीनिंग कहा जाए तो इसका मतलब है कि सर्वोच्च राजनीति से मतलब है, मतलब आंतरिक रूप से सर्वोच्च राजनीति और देश के जो बाहरी तरफ से जो राजनीतिक होती है उसकी सर्वोच्चता को दिखाया गया है, इसे मेंशन किया गया है संविधान के उद्देशिका में। समाजवाद क्योंकि ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और न्याय सबको लेकर चलती है। समाजवाद का रियल अगर मीनिंग समझा जाए तो इन्हीं चीजों पे भी ये काम करती है। तो समाजवाद को हम क्या समझेंगे? समानता और स्वतंत्रता, ठीक। समानता और स्वतंत्रता, ठीक है। जो भी मैंने बताया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय के अंतर्गत सब में इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रीडम भी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो भी मौजूदा जो सदस्य थे उसमें से नरेंद्र देव, पंडित नेहरू और जो राम मनोहर लोहिया जी जो थे, और एक थे संपूर्णानंद, नरेंद्र देव, पंडित नेहरू, संपूर्णानंद और राम मनोहर लोहिया। इन्होंने समाजवाद को लेकर बहुत सारी अपनी वैचारिक या विचार रखे थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे विचारों के तहत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और न्याय को भी जोड़कर इसमें समता और स्वतंत्रता का जो पूरी एक कहना चाहिए खूबसूरती होती है लोकतंत्र की, ठीक है, उसे इसमें जोड़ा गया था समाजवाद के अंतर्गत, ठीक। फिर है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की जब भी बात आती है तो धर्मनिरपेक्ष को रहना जरूरी होता है। पहले धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष क्योंकि ये विदेशी शब्द है और विदेशों के द्वारा दी गई है। पंथ निरपेक्ष की कल्पना इसलिए की गई क्योंकि बहुत सारे पंथ हैं हमारे भारत में, काफी संस्कृति से भरी हुई है हमारा भारत, तो इसीलिए इसको पंथ निरपेक्ष का नाम दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका रखा गया है इसमें कि सर्व धर्म समभाव, ठीक है, सबको एक पटल पे जोड़ के रखने की भावना जो आएगी वो है पंथ निरपेक्ष में। किसी के भी धर्म पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, सभी अपने धर्म को पालन करने के लिए संविधान के तहत बाध्य होंगे, कोई किसी पे रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक। आगे चलते हैं, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि डेमो और क्रिटोस जो कि ग्रीक शब्द हैं, जो भी यूनानी जो भी विचारक थे, पाश्चात्य विचारक जैसे कि प्लूटो हो गए, लिंकन थे और एक जेम्स थे, इन तीनों ने कहा था कि लोकतंत्र द्वारा शासन, ठीक है, अगर लोकतंत्र ही नहीं हुआ तो शासन किस पे किया जाए? तो शासन सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन लोकतंत्र को सबसे बड़ी भूमिका पे रखा गया और लोकतंत्र के द्वारा शासन को दिया गया था, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें भी दी गई है, ठीक है। लोकतंत्र पे क्या आ जाएगा? लोकतंत्र का शासन, ठीक। अब गणराज्य, गढ़ों का राज्य, ठीक है। तो
पूरे भारत के लिए इसको इस शब्दों को लिया गया है। पहले जो कौटिल्य या महाभारत के जमाने से अगर देखा जाए तो गणराज्य बहुत छोटे छोटे जगहों पर जो उनके जमाने में हुआ करते थे, तो उन चीजों से इसको लिया गया है। ठीक है, जो आसान शब्दों में गणराज्य को अगर देखेंगे तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक नागरिक छोटे से लेकर क्या आना चाहिए, बड़े पदों तक, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, क्योंकि जो जमीन से निकलने वाले इंसान ही कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पद पे बैठता है। तो छोटे से लेकर शीर्ष तक, जो देश के शीर्ष पे भी बैठेगा तो वो कौन होगा, गणराज्य के अंतर्गत का व्यक्ति होगा, जिसके अंदर लिखा गया है प्रत्येक नागरिक छोटा हो या बड़ा पद के लिए। ठीक है, तो इसको एक तरह से भेद भावना दिखाकर एक तरह से भारत का जो नागरिक पहला नागरिक होता भी है तो वो राष्ट्रपति को माना जाता है कि भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसके पास सब आते हैं। अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद अगर देखा जाए, जिसको आप अगर पढ़ना चाहो तो इस अनुच्छेद में आप जा सकते हो पढ़ने के लिए। अनुच्छेद 16 और 365, आप जब अनुच्छेद पढ़ोगे गणराज्य की, जब भी आपको डिटेल जाननी हो तो अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 365 में आप देख सकते हो किस तरह से इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्याय को एक तरह से दर्शन के रूप में भी देखा गया। दर्शन इट मीन्स कि ईश्वर के द्वारा न्याय, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसे बढ़ोगे, ऐसी चीजों की संकल्पना की गई है न्याय जैसी चीजों पे। और इसमें लोकतंत्र के अंदर जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, जो भी तीनों चारों को मिलाकर, जिसको बहुत डेमोक्रेसी की सबसे सर्वोच्च भूमिका दी गई है न्याय करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अन्याय अगर होता है तो सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक या आर्थिक, इन चीजों में जो लोकतंत्र है उनका क्या होता है, प्रभाव होता है, उनकी स्थिति होती है, उनकी जीवन शैली होती है। तो उसके अंतर्गत किसी के साथ अन्याय होता है तो न्याय के अंतर्गत उसे न्याय देना चाहिए। के अंदर अन्याय होते हैं तो न्याय की प्रक्रिया भी उद्देशिका में रखा गया है, ताकि संविधान के अंतर्गत, उनके अनुच्छेदों के अंतर्गत, नियम के तहत उन अन्याय के प्रति न्याय मिल सके और निष्पक्ष इसमें एक न्याय की प्रक्रिया वो हो सके। ठीक है, तो इस न्याय के अंतर्गत कुछ चीजें और है जो मैं इस पे लिखती हूँ, जैसे कि न्याय, समानता, एक मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ तीनों इसके जो ढांचा है लोकतंत्र के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की भूमिका है वो है सामाजिक को बहुत मुख्य भूमिका में रखा गया है, क्योंकि लोकतंत्र की जो सारी प्रक्रिया है, न्याय जैसी व्यवस्था, वो ज्यादातर समाज के अंदर ज्यादा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो न्याय को हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के तहत देख सकते हैं। एक तरह से समाजवाद को भी इसके अंदर समाहित किया जा सकता है। अनुच्छेद 38 में न्याय जैसी चीजों की प्रक्रिया दी गई है और इसको अधिकार मिलता है अनुच्छेद 38 के तहत न्याय को। तो अनुच्छेद 38, ठीक है। अब स्वतंत्रता में हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। जो भी 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को सेपरेट कर दिया गया था, संशोधन के द्वारा अलग कर दिया गया था, ताकि संपत्ति के अधिकार के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति पे अपना अधिकार ना जमा सके, इसलिए उसे अलग कर दिया गया था। और कुछ लिमिटेशन, कुछ बाउंडेशन, कुछ बाउंड्री के तहत उसे प्रक्रिया में लागू किया गया, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करके। ठीक है, जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें स्वतंत्रता की बात करती है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22, और अगर उद्देशिका में स्वतंत्रता की चर्चा मिलती है वो है 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, ये बात करती है स्वतंत्रता की, जो कि उद्देशिका के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं समता की। समता की अगर बात होती है तो इसमें सीधा समान अधिकार की स्पष्ट रूप से इसकी भूमिका नजर आती है। समता जो कि समानता और स्वतंत्रता को भी स्पष्ट करती है। तो समानता, जो स्वतंत्रता की जो भूमिका सबसे पहले आती है, वो अनुच्छेद
14 से लेकर 17 तक सीधी बात है कि समान अधिकार मिलने चाहिए समता के अंतर्गत। ठीक, अब बंधुता की चर्चा है। भाषाई आधार पे बहुत सारे क्षेत्रों में अपने अपने भाषा होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में अपने अपने रीति रिवाजें होते हैं, संस्कृति होती है। तो बहुत राज्यों में अपनी अलग अलग संस्कृति, अपनी अलग भाषाओं, अपनी अलग क्षेत्रीय जो भी संस्कृति होती है, उन सबको मिला के एक वसुधैव कुटुंबकम जैसी चीजों की परिकल्पना की गई है। उसको एक वसुधैव कुटुंबकम के तहत रखा गया है, इसीलिए इसे बोला जाता है बंधुता। ठीक है, इसे अनुच्छेद 17 और 18 में देख सकते हैं, जो बंधुता की चर्चा की गई है संविधान के अंतर्गत। ठीक है, इसीलिए इसे उद्देशिका के जो फर्स्ट पृष्ठ है, जो प्रस्तावना है, जिसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं, इसे उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, जो किसमें होगा, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, रीति रिवाजें होंगी, इनकी बहुत सारी अलग अलग इनकी जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी कला होते हैं, जो भी पूरी तरीके से एक तरह से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उनकी चीजों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो संविधान की उद्देशिका में बहुत सारी चीजों को हमने देखा है कि किस तरह से संविधान सभा में लाने का जो प्रस्ताव है, वहां से लेकर जो उद्देशिका के अंत में किस तरह से जोड़ा गया। और इसे कुछ उद्देशिका के हमने प्रस्ताव के कुछ वर्ड्स देखे कि जो संविधान 368 है, 368, इसके माध्यम से इसे ना हटाया जा सकता है, ना इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, ना ही इसे किसी तरह से प्रभाव में लाया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर के जो अनुच्छेद होंगे, इसके अंदर के जितने भी अनुच्छेद होंगे, उसको अमेंडमेंट की तरफ से कुछ ऐसे वैलिड मुद्दों को, ऐसे वैलिड चीजों को जोड़ा जरूर जा सकता है, जो अमेंडमेंट्स के जो इंक्लूड होंगे लिस्ट में, वहां इंक्लूड हो जाएंगे। जो मुख्य अनुच्छेद है उसमें बदलाव कभी ना होंगे, ना कोई कर सकते हैं। किसी के अंदर इतनी पावर, इतनी क्षमता नहीं होती है, सरकारों के अंदर भी नहीं होती, संसद के अंदर भी नहीं होती है। संसद को सिर्फ अधिकार है अमेंडमेंट्स करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।